मैं बड़ा सिंपल समझता हूँ कि ये ना रिप्लेसमेंट है आपके बड़े भाई की, ठीक है, जो आपके बुरे समय में, अच्छा एग्जाम्पल है ना, बुरे समय में आपको अपना कार्ड देता है कि यार टेंशन क्यों ले रहा है, शो करो और पे करके निकल जाओ, ठीक है। सो अल्कोहल इज अ हैबिट, ठीक है, काफी लेवल तक है। सो बहुत से लोगों का ये मिथ है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है और वो कवर्ड है। इट्स अ परमानेंट एक्सक्लूजन। आप अल्कोहल यूज करते हैं, स्मोकिंग, टबैको, कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, उसकी वजह से फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी पे, तो उससे रिलेटेड क्लेम पे नहीं होता, नहीं मिलता। ओके, बताना जरूरी है। अगर आप नहीं बताते तो आपका डेंगू का क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे एटमोस्ट गुड फेथ वाला लॉ ब्रेक कर रहे हैं आप। तो बताना जरूरी है, बट आपको ये भी समझना है कि ये चीजें कवर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ये चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। बट फिर लोग ये सोचेंगे कि अगर बताना जरूरी है और ये चीजें कवर नहीं हो रही तो हम क्यों बताएं? क्योंकि इसलिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल क्लेम्स भी हैं वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एटमोस्ट गुड फेथ वाला इशू आ गया, ठीक है। तो बताना जरूरी है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं और वो पॉलिसी इशू हो जाती है विद जेन्युइन टर्म्स, तो पहले दिन से एक्सीडेंट रिलेटेड जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन चैलेंजेस है वो कवर्ड होते हैं। 24 घंटे की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए वैलिड। आज ये भी बड़ा ट्रैप है हॉस्पिटल, क्योंकि तो बिजनेस वाले हैं, वो क्या कहते हैं, आपके पास इंश्योरेंस, आप लेट जाओ, आपको जरूरत तो नहीं है 24 घंटे एडमिट होने की, आपके ना इतने सारे टेस्ट हो गए तो वो पूरा हो जाएगा। बट वो क्लेम्स नहीं मिलते क्योंकि वहां पे वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बनी। तो मैंने जैसे आपको कहा इंश्योरेंस फॉर हेल्दी पीपल, ठीक है, कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ होता है तो कंपनीज आपके काम आती है। यस, मतलब मैंने अभी तक 15,000 से ज्यादा क्लेम सेटल कराए हैं और प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जेन्युइन थे। बट मैंने आपको पिछले साल का फिगर बताया, लास्ट ईयर का 26,000 करोड़ के क्लेम रिजेक्ट हुए। वो कंपनीज ने क्यों करे? ऐसी कंपनी उठा के क्लेम रिजेक्ट नहीं करती, उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है डिक्लेरेशन, हमने डिक्लेयर ही नहीं की चीजें। दूसरा, हमें पता ही नहीं था कि मेरी पॉलिसी में ये चीज कवर ही नहीं, वेटिंग पीरियड है, अभी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो कुछ बीमारियां जो मैंने आपको शुरू में बताया इंश्योरेंस कैसे काम करती है, 2 साल का वेटिंग पीरियड, 30 डेज का वेटिंग पीरियड, तो ये चीजें हैं जो वेटिंग पीरियड कहलाती है। कोविड ने बहुत इंपैक्ट डाला लाइफ में, चेंज किया, ठीक है। तो अब वो टाइम नहीं रहा है कि जहां पर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को एक ऐसे फोटे में सोच रहे हैं कि यार नहीं लेना चाहिए। बट आज मुझे लग रहा है कि इंडिया टुवर्ड्स उस साइड पे है कि कैसे लेना चाहिए, कौन से वे आउट, ताकि कल मेरा पैसा वेस्ट ना हो। हर इंसान यही बता रहा है क्या मिलेगा, देयर इज नो वन जो ये बता रहा हो कि क्या नहीं मिलेगा। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग इस चीज को ही टच कर रहे हैं, क्या नहीं मिलेगा। वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड दिस। सेकेंडली, जो आपने चीज बोली कि डिक्लेयर करना, अगर आपने कोई चीज हाइड करी है तो आप कंपनी को राइट दे रहे हैं क्लेम रिजेक्शन का, तो करोड़, और अब तो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन आ गया। अगर हम टायर 1 सिटीज में रह रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली वहां का खर्चा, हॉस्पिटल के बिल्स वो ज्यादा रहेंगे एज कंपैरिजन टू टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी। ऐसा भी कुछ होता है? करेक्ट। अब देखिए 2 चीजें यहाँ पे, थोड़ा सा मिथ को और ब्रेक डाउन करते हैं। पहली चीज, टायर 1 सिटीज में आती है मुंबई, मेट्रो सिटीज, ठीक है, कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स किया गया और ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करी जो अल्टीमेटली कंपनी पैसा कमा रही है, समवेयर मिसगाइड किया गया। तो अल्टीमेटली कंपनी पैसा बना रही है, बीच में सेल करने वाला पैसा बना रहा है, बट कस्टमर का पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा। मार्जिनली अगर आप बात करें, वो compete भी नहीं कर पाता आपकी इन्फ्लेशन के साथ। क्या ही कर दिया, आप निकाल के देख लीजिए, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 20 लाख मांगो किसी से, 10 लाख मांगो, कोई नहीं दे पाएगा। ये उनको मिलता है जिनका HNI सेगमेंट है, उनको पता है कि ये पे भी कर सकता है, मिडिल क्लास को कहाँ देता है कोई। सत श्री अकाल जी, मैं मौलाना सोडी ते वेलकम टू दी मौलिना शो हसरते जिंदगी। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। सो आज इसी हेल्थ पे हम लोग बात करेंगे विद हेल्थ एडवाइजर मिस्टर धीरज महाजन जी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। सो लेट्स मीट मिस्टर धीरज महाजन। सत श्री अकाल धीरज जी। सत श्री अकाल जी, ऑल गुड। धीरज जी, आई वांट कि हम ना एकदम ही बेसिक से स्टार्ट करें। जिसको जीरो नॉलेज है ना, उसको भी समझ आए कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। एंड आई एम वन ऑफ देम जिनको जीरो नॉलेज है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। सो आई वांट कि आप एकदम बेसिक से बताएं कि क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस। परफेक्ट। होता है ना कि खाली गिलास है तो उसके अंदर आप क्वालिटी की चीजें डाल सकते हैं, तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि व्हेन यू आर एट जीरो ग्राउंड तो चीज़ों को क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा सिंपल है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि जिंदा रहते हैं ना, हमें कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, ठीक है,
जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जितने मर्जी फाइनेंस अपने बिल्डअप कर लें, जितनी मर्जी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, बट एक हॉस्पिटलाइजेशन हमारा सब डिस्टर्ब करती है। सो उसकी अल्टीमेट प्रोटेक्शन करता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। सो प्रॉब्लम इज हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि मेजर कॉस्ट के साथ भी आता है, 10 लाख से शुरू होकर करोड़ 1.5 करोड़ तक भी जाता है आज के टाइम पे, ठीक है। सो उसके लिए जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। सो बट ये काम कैसे करता है, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटी, बहुत से वेटिंग पीरियड्स हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कवर नहीं होती है। और हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी मिस सेलिंग भी है। इंश्योरेंस के अंदर क्या हो रहा है कि लोग पैसा तो दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं आपसे, तो 26,000 करोड़ के आसपास के क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। लोग पैसा प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 20 से 30% ऐसे लोग हैं जिनको क्लेम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो उनको भी मैं टच करने की कोशिश करूंगा कि क्या राइट वे है हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने का, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, कि ऐसा ना हो कि आप पैसे देते रहें, वेस्ट हो जाएं, है ना। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। एक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो इंडिया में इंश्योरेंस को लेकर है वो क्या है कि मैंने पैसा दिया, मुझे कुछ वापस मिले। ये अल्टीमेटली इंश्योरेंस को लेकर ही है। और इसी की वजह से आप अगर देखें तो इंश्योरेंस के जो मायने हैं इंडिया में वो डिफरेंटली बहुत सालों से मैनिपुलेट किए गए हैं, कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स किया गया और ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करी जो अल्टीमेटली कंपनी पैसा कमा रही है, समवेयर मिसगाइड किया गया। तो अल्टीमेटली कंपनी पैसा बना रही है, बीच में सेल करने वाला पैसा बना रहा है, बट कस्टमर का पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा। मार्जिनली अगर आप बात करें वो compete भी नहीं कर पाता आपकी इन्फ्लेशन के साथ, ठीक है। सो जब हम इंश्योरेंस को सेपरेट रखते हैं और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का जो प्योर पर्पस है वो है प्रोटेक्शन, योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आपकी एसेट्स की, आपकी फाइनेंशियल्स की, आपकी लाइफ के एंटायर सेविंग्स की, आपकी फ्यूचर की प्रोटेक्शन है। इट्स प्योर अबाउट प्रोटेक्शन। व्हेन इट इज मिक्सिंग विद इन्वेस्टमेंट प्लान्स, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर मनी। Okay, so my third question is term insurance, health insurance and life insurance. इनमें क्या डिफरेंस है और which one is better for us? परफेक्ट। तो मैं आपको इसको थोड़ा और रूटली बताता हूँ। क्या होता है कि एक अर्निंग मेंबर है फैमिली में, राइट, तो वो एक बैकबोन है अल्टीमेटली फैमिली की। तो कल दिन में कुछ चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं जो उसको फाइनेंशियली टेक केयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस जिंदा रहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाने के बाद हैं, ठीक है। सो जिंदा रहते का सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज हॉस्पिटलाइजेशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कंट्रोलेबल नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सीडेंट कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, डिजीज कंट्रोल में नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आया तो हॉस्पिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है, वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, वहां पे तो पैसा ही चलेगा। एंड यू नो हॉस्पिटल्स नाउ वर्किंग लाइक अ बिजनेस हाउसेस, ठीक है। वहां पे कोई इमोशंस नहीं है, वहां पे सिर्फ पैसा है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आधे घंटे में ट्रीटमेंट कराना है और 10 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है। सो हेल्थ इंश्योरेंस वन सोल्यूशन। तो जिंदा रहते का पहला चैलेंज, उसका सोल्यूशन है हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड इज फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। ये एक ऐसा इंश्योरेंस जो जिंदा रहते मेरे काम आना है। आज मान लीजिए मैं फिजिकली ओके हूं तो ही कमा पा रहा हूं, ठीक है। अगर कल दिन में कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है मेरा और उसका ट्रीटमेंट का खर्चा तो हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा, बट उसके बाद जो डिसेबिलिटी परमानेंटली मेरे साथ हो गई तो मेरे फ्यूचर को कौन देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस वी शुड हैव। उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए अब एक्सीडेंट होता है तो उसमें मेजरली बेड रेस्ट आता है। आप कॉमनली देखेंगे बेड रेस्ट आता है, कभी वो बेड रेस्ट 3 महीने होता है, कभी 6 महीना, कभी साल 2 साल भी होता है। उस सिचुएशन में आपके फाइनेंशियल पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, आप अर्न नहीं कर पाते। तो वो पॉलिसी आपके लिए उस टाइम पे काम करती है जो आपको 50,000 रुपीज तक वीकली सैलरी कंपनसेट करती है, मतलब कि 2 लाख रुपीज मंथ, दैट भी अप टू 100 वीक। अगर 100 वीक तक भी कोई बेड रेस्ट पे रहता है तो वो पॉलिसीज हैं जो हमारे काम आनी है। सो थर्ड इज ऑल अबाउट होम इंश्योरेंस, क्योंकि हम अपने घर जब बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत पैसा इन्वॉल्व करते हैं। अगर उसका कोई नेचुरल क्लाइमिटी, फायर, कोई भी ऐसा कुछ हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन करेगा। सो थर्ड इज होम। फिर मेरे जाने के बाद दैट इज टर्म इंश्योरेंस, कि मैं एक फाइनेंशियल अर्निंग मेंबर हूँ तो मेरी जो फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट है वो मेरी फैमिली को मिले। सो टर्म इंश्योरेंस। सो दीज 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, सबके पास होना चाहिए। पर लेने का तरीका क्या है,
उस पर भी हम बात करेंगे, और कितना लेना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी। एक धीरज जी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंश्योरेंस को लेके कि क्यों पैसा वेस्ट करना, किसी को कौन सा कुछ हो रहा है, हम तो जिंदा हैं, आप भी ठीक हो, है ना। सो ऐसे पॉइंट पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप या हम भी मतलब उनको कैसे कन्विंस करें कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बेटर फ्यूचर प्लान है फॉर देम। वंडरफुल। ये जो साइकोलॉजी है, इसको हम कहते हैं कस्टमर साइकोलॉजी, राइट। अब ये इसी का ही फायदा उठाया पहले कंपनीज ने, मैं नेम नहीं लूंगा उन कंपनीज का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान लाया है कि मेरा पैसा जा रहा है, बिकॉज इंश्योरेंस इज ए इंटेंजिबल प्रोडक्ट, कि आप कोई चीज दे रहे हो, वो एक वादा है आपके डॉक्यूमेंट में कि जब होगा तब आपके काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोई चीज परचेज करो तो डायरेक्टली वो आपके हाथ में आ गया, अपने यूज करा, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं वो डर लाजमी था, बट ओवर द पीरियड जब एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए, तो आज वही जनरेशन रियलाइज कर रही है, जब हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन आ रही है और पता चल रहा है यार 20-25 लाख रुपए लग रहा है, कैंसर अगर एडवांस स्टेज पे चले जाए तो पीजीआई में अभी हमने 60 लाख रुपए का क्लेम देखा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, ठीक है। सो वो जनरेशन के अंदर भी आ रहा है क्योंकि वही है ना जो प्रॉन टू है ट्रीटमेंट के, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू। नाउ दे हैव आल्सो रियलाइज्ड, इवन आफ्टर कोविड ने बहुत इंपैक्ट डाला लाइफ में, चेंज किया, ठीक है। तो अब वो टाइम नहीं रहा है कि जहां पर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को एक ऐसे फोटे में सोच रहे हैं कि यार नहीं लेना चाहिए, बट आज मुझे लग रहा है कि इंडिया टुवर्ड्स उस साइड पे है कि कैसे लेना चाहिए, कौन से वे आउट, ताकि कल मेरा पैसा वेस्ट ना हो। जैसे कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत लॉन्च किया 2017 में, तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि वी आर वेरी सीरियस फॉर इंश्योरेंस, स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर उन्हें भी डेवलप्ड नेशन बनना है तो उनको भी अपनी 100% पॉपुलेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। बट इंडिया के अंदर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, HNI, इनको अपना खुद टेक केयर करना पड़ेगा। सो 2017 में जब ये चीजें आई, वो नीचे की लॉबी जो BPL में आती थी, जिनको इंश्योरेंस के बारे में पता ही नहीं था, जिनको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान यही चैलेंजेस थे, उनको भी जब वो चीजें मिलनी शुरू हुई तो वो एजुकेशन फ्लो हुई है, ठीक है। बट आज वो टाइम आ चुका है जहाँ पे एक ऐसा चैलेंज नहीं है कि नहीं लेना है, आज चैलेंज ये है कि सही तरीके से कैसे लेना है। यस, ठीक है। सो एक पॉलिसी लेने के लिए मेरे को लगता है गुड फेथ होना बहुत जरूरी है ना, जो पॉलिसी दे रहा है और जो पॉलिसी ले रहा है। और समवेयर ऐसा भी होता है, अगर कोई स्मोकिंग करता है या कोई ड्रिंकिंग करता है तो वो इंसान समवेयर छुपाता है जिससे वो पॉलिसी ले रहा है, ये बोल के कि आई एम नॉट अ चेन स्मोकर, आई एम नॉट अ रेगुलर ड्रिंकर, कि मैं ये चीज क्यों मेंशन करूं पॉलिसी में। बट अगर हम ये चीजें मेंशन नहीं करते अपने एजेंट को, उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्या है कि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एटमोस्ट गुड फेथ, जो इंश्योरेंस का लॉ है ना, वो यही है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट में है, दो चीजों से मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक है कंपनी की जो टर्म एंड कंडीशन है, दैट इज पॉलिसी वर्डिंग, नेवर फॉलो ब्रोशर्स, ऑलवेज फॉलो पॉलिसी वर्डिंग्स, जिसमें आपको ये हर चीज है क्या नहीं मिलता, आपको एज अ कस्टमर ये समझना चाहिए, मिलता है तो कितने टाइम बाद मिलता है, क्या चीजें जो कभी भी कवर नहीं होती। बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है। मैम इसीलिए तो हम जैसे लोगों का रोल प्ले होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटरमीडिएटरी की है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन देख लीजिए या किसी एडवाइजर से बात करें, हर इंसान यही बता रहा है क्या मिलेगा, देयर इज नो वन जो ये बता रहा हो कि क्या नहीं मिलेगा। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग इस चीज को ही टच कर रहे हैं, क्या नहीं मिलेगा, वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड दिस। सेकेंडली जो आपने चीज बोली कि डिक्लेयर करना, अगर आपने कोई चीज हाइड करी है तो आप कंपनी को राइट दे रहे हैं क्लेम रिजेक्शन का, ठीक है। देखिए 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं इंश्योरेंस में मेजरली। वन इज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उसका काम क्या है, वो चीज ट्रेन करना जिससे सेल्स को बेचने में आसानी हो। सेल्स क्या बात करेगा, सेल्स सेकंड डिपार्टमेंट, जिससे चीज बिके। थर्ड इज अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट, जो आपके रिस्क को एनालिसिस करता है। अब उसके पास जो प्रपोजल फॉर्म आपका आ रहा है, अगर उसमें कोई चीज मैनुपुलेट है तो उसको नहीं पता। अगर आपका हाइट वेट मैनुपुलेट है, आपकी हैबिट्स मैनुपुलेट है, आपकी हिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसने तो पॉलिसी उसके लिए इशू करी है जो आपने डिटेल दी है, उसके लिए नहीं जो रियल टाइम पे आप थे। तो फोर्थ डिपार्टमेंट इज क्लेम डिपार्टमेंट। व्हेन इट
comes the time of claim, तो क्लेम डिपार्टमेंट का पहला काम क्या है, रीजन आइडेंटिफाई करना जिससे क्लेम रिजेक्ट हो। ठीक है, सो देयर इज अ पॉलिसी कैंसिलेशन क्लॉज जो कंपनी का राइट है। कंपनी कहती है अगर मैं ये चीज आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि आपने मुझे मिसलीड किया, कोई चीज छुपाई, हाइड करी, मैनिपुलेट करी, एक चीज बताई दो नहीं बताई, या ड्यूरेशन में मैनिपुलेशन करा या फ्रॉड किया, तो आई कैन कैंसिल योर पॉलिसी एनी टाइम विदाउट रिफंडिंग योर प्रीमियम। और अब तो ब्लैक लिस्टेड भी होने शुरू हो गए हैं कस्टमर्स। ठीक है, मतलब उनको फिर कोई और कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी। रियली? यस, क्योंकि अब ना एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, जैसे आपने देखा सिबिल स्कोर के लिए पैन कार्ड का है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी क्लब करके आईआरडी के थ्रू एक आभा अकाउंट बना रही है। ब्लैकलिस्ट किस बेसिस पे करते हैं? ये जो फ्रॉडवेंटल्स लोग हैं, ओके, तो बहुत से लोग हैं जो इंश्योरेंस को स्कीम समझते हैं कि अब बीमार हो गए हैं, अब कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे मिलेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे वी आर हेल्दी सो वी आर एलिजिबल। इंश्योरेंस की सबसे पहली एलिजिबिलिटी आपका हेल्दी होना है। ठीक है, सेकंड इज अबाउट योर फाइनेंशियल्स। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं कल लूंगा जब मेरे फाइनेंशियल ठीक होंगे, तो माय डियर कल अगर आप हेल्दी नहीं हुए तो आप जितने मर्जी फाइनेंशियल सॉलिड हो, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक स्पेसिफिक चीज, आपकी हिस्ट्री चाहे स्मोकिंग की हो, आपको बचपन में कभी जॉन्डिस भी रहा हो, कभी बचपन में स्टिचेस भी लगे हों, या कभी भी लगे हों, पैदा होने से लेकर अभी तक हर एक चीज को डिटेल में कंपनी को बताइए। अपने ब्लैक एंड व्हाइट में कॉन्ट्रैक्ट को सॉलिड बनाना है आपको। देखिए, एज ए इंटरमीडिएटरी मैंने क्लेम नहीं देना, आपको क्लेम अल्टीमेटली किसने देना, उस इंश्योरेंस कंपनी ने। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप सॉलिड दिखने चाहिए, डॉक्यूमेंटली आप सॉलिड होने चाहिए। यस यस यस, तो यही सबसे बड़ा ग्रे एरिया है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लॉट ऑफ चैलेंजेस आर कमिंग। ठीक है, बिकॉज अभी भी लोगों को लगता है नहीं यार बताना नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहिए। ठीक है, क्यों बताना है? पहली चीज, आपकी लोडिंग नहीं लगती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई लोडिंग चार्ज हो जाएगी। अगर लगती भी है, मान लीजिए कोई कंपनी है जो लगाती भी है, तो अच्छा है ना, वो उससे आप ही सिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि वो गारंटी ले रही है। ठीक है, तो बताना बहुत जरूरी है। हमारी फिलॉसफी है, आज या तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए, वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। अगर एक बार एक्सेप्ट होगी तो कल आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई टू वेस्ट योर मनी? मुझे कौन राइट देता है कि मैं आपका पैसा वेस्ट करूं? सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली विद कस्टमर। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ ना छुपाए, इंटरमीडिएटरी की है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक चीज जेन्युइन टर्म्स पे डाले। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एक पर्सन है, उसने पॉलिसी ली और 1-2 साल बाद वो डायग्नोस हो गया विद द क्रॉनिक डिजीज, करेक्ट, तो उसको वो जो पॉलिसी है वो ही सेम कंटिन्यू होगी या उसको किसी नए तरीके से दूसरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी? वंडरफुल। पहली चीज तो क्या है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल के साथ पॉलिसीज आती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब कुछ कंपनी 3 साल के लिए भी देती है, अब कुछ कंपनी ने 5 इयर्स का भी देना शुरू किया है। ठीक है, अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई चीज क्रॉनिकली डायग्नोज हो गई है तो वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, आप अपना कवर नहीं बढ़ा सकते। ओके, आप अपना सम इंश्योर्ड, मान लीजिए आज आपने गलती से सस्ता लेने के चक्कर में 5 लाख या 10 लाख का ले लिया। ठीक है, आपको लगा कि आपने 10,000 रुपए बचा लिए, बट आप 10,000 नहीं बचा रहे, आप अपने करोड़ों का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, सो आज आप मेडिकली फिट हो तो बाय अ राइट सम इंश्योर्ड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फिर आती है इंटरमीडिएटरी और कंपनी के एंड से। वो क्या आती है? फीचर्स। फीचर्स के जाल में आपको बुन दिया जाता है कि जैसे डाबर च्यवनप्राश के साथ डाबर हनी फ्री मिलता था ना, इट्स जस्ट अ सेलिंग प्रपोजिशन। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है? ऑटो रिस्टोरेशन, बूस्टर बेनिफिट, रिफिल बेनिफिट, कि सर आपका 10 लाख खत्म हो गया तो फिर 10 लाख देंगे, फिर 10 लाख देंगे। नो आइडिया। ठीक है, फीचर्स विद नो फ्यूचर। आपको टीएनसी को फॉलो करना है। इंश्योरेंस कंपनी के पास ये टर्म एंड कंडीशन है कि प्रोडक्ट मॉडिफाई कर सकती है वो। आप कहाँ जाओगे? और कल आप मेडिकली फिट नहीं हुए तो आप सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ा पाओगे। सो इसीलिए टुडे इज द राइट टाइम अच्छे से समझ के हर एक चीज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। फॉर एग्जाम्पल टुडे योर एज इज 30 फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो 77 इज द एवरेज एज इन इंडिया, राइट? सो आपको 47 ईयर्स देखने अगले। सो इन्फ्लेशन को भी देखना है। ठीक है, तो हर एक चीज को समझ के इंश्योरेंस लेना है। सो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम कवर कितना रहता है, और क्या वो कवर डिपेंड करता है सिटीज पे भी? टायर 1, टायर 2, फॉर एग्जांपल टायर 1 में आ जाता है जैसे मोहाली, टायर 2 फॉर एग्जांपल स्मॉल सिटीज लाइक खन्ना, है ना, ऐसा भी कुछ होता है?
हाँ, पहली चीज क्या है, सम इंश्योर्ड ऑलमोस्ट सभी जगह के लिए सेम होता है, Same. स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख सम इंश्योर्ड, 10 इट गोज टू करोड़, और अब तो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन आ अगर गया। हम टायर 1 सिटीज में रह रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ का खर्चा, हॉस्पिटल के बिल्स वो ज्यादा रहेंगे एज कंपैरिजन टू टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी। Correct. ऐसा भी कुछ होता है? करेक्ट। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे, थोड़ा सा मिथ को और ब्रेक डाउन करते हैं। पहली चीज, टायर 1 सिटीज में आती है मुंबई, मेट्रो सिटीज, ठीक है। फिर आते टायर 2 में चंडीगढ़, काइंड ऑफ पुणे, ठीक है। 3 में आता है रेस्ट ऑफ इंडिया, लाइक हिमाचल, सम पार्ट ऑफ पंजाब, फ्यू पार्ट्स ऑफ हरियाणा, है ना। अब क्या है, अब मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने देखा लोग ट्रैवलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, है ना। लेट अस अज्यूम आप टायर टीम 3 में रहते हो, ठीक है, आप हिमाचल में रहते हैं, ठीक है। अब आप मुंबई घूम रहे हो, अगर वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम मेडिकली हो गई, आपने ये सोच के सम इंश्योर्ड लिया या मेरे यहाँ 10 लाख काफी है, और वहां पे 40 लग गए, फिर क्या करोगे? सो दिस इज नॉट अ राइट लॉजिक, ठीक है, कि आप वहीं बीमार होगे वहीं आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। सो ये लोग से बेचने के टाइम पे थोड़ी चीजें मिथ है। यस, सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखना है आपको हमेशा, बिकॉज कल यहाँ पे भी महंगा होना है, ठीक है, और कल आपको नहीं पता कि वो बीमारी कितने की होगी। भगवान ना ही करे कभी हो, मैं तो इस इंटेंशन से प्रीमियम पे करता हूँ कि परमात्मा मुझे मेरी फैमिली को कुछ ना हो, ठीक है। ये वो दान है जो मेरा पैसा कहीं ना कहीं किसी के काम बुरे समय में आ रहा है, ठीक है। बट अगर अल्टीमेटली मुझे भी जरूरत पड़ी तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि रिश्ते कहने के लिए तो बहुत होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल, आज लोगों के पास इजी बहाने हैं कि यार अभी पेटीएम कर दिया, अभी मैंने उसको यूपीआई कर दिया। आप निकाल के देख लीजिए, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें, 20 लाख मांगो किसी से, 10 लाख मांगो, कोई नहीं दे पाएगा। ये उनको मिलता है जिनका HNI सेगमेंट है, उनको पता है कि ये पे भी कर सकता है, मिडिल क्लास को कहाँ देता है कोई। सो अल्टीमेटली दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो आपने बात करी कि ये पे कर सकता है, मिडिल क्लास को कौन देता है कहीं, तो सेम उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी एंड देयर जॉब्स में भी? हेल्थ इंश्योरेंस में फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे कोई चीज मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी मेडिकल पे। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री हो जिसमें आपको पॉलिसी मिले ही ना, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, हम पॉलिसी लेने के चक्कर में, नहीं जी मुझे तो चाहिए, और हम बिना कुछ बताए ले लेते हैं, या हमें बेचने वाला आपके उसी डर का फायदा उठा के कर देता है, तो अल्टीमेटली दैट इज द वेस्टेज ऑफ मनी, तो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, एथिकली लेना चाहिए। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ मेडिकल हिस्ट्री ऐसी होती है जहां पर हमें 25 लाख रुपए मैक्सिमम कवर मिलेगा, तो अब तो जितना मिल रहा है मैक्सिमम उस पर ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर यू आर हेल्दी तो यू हैव टू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। सो मेरा मानना पर्सनली क्या है, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, हमें ज्यादा जरूरत है बजाय कंपैरिजन टू HNI सेगमेंट, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत हैं। एक एवरेज फैमिली की जो सेविंग होती है वो 10 लाख बनने में ही 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, और एक हॉस्पिटलाइजेशन सब उड़ा देती है, ठीक है। सो आई एनकरेज एवरीवन व्हेन यू आर बाइंग योर हेल्थ इंश्योरेंस, पहली चीज फीचर्स पे रिलाई नहीं करना, सम इंश्योर्ड सही लेना, डिक्लेयर सब कुछ करना। ये नहीं सोचना है कि टायर में यहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ सस्ता है, कल वहाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे नहीं होंगी, शायद दिल्ली जाना पड़ेगा, हो सकता है मुंबई जाना पड़े, बट ये भी हो सकता है मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि मोस्टली लोग मुझे लगता है ये देखते हैं कि हमारे नियर बाय वो हॉस्पिटल्स वो हैं या नहीं पॉलिसी लेते हुए, मुझे ऐसा लगता है। इवन हम भी ऐसे ही करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं वो उसमें इंक्लूड है या नहीं, तो ये एक नहीं, ये देखना भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, बट आई एम सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज सम इंश्योर्ड पे नहीं करना आपको कवर, अच्छी कंपनी में जाना है, फीचर पे नहीं जाना, प्लेन इंश्योरेंस प्लेन होना चाहिए, सम इंश्योर्ड अच्छा होना चाहिए, वो आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी है, ये फीचर आपकी सिक्योरिटी नहीं है, ये कंपनी की सिक्योरिटी है, क्योंकि कंपनी को अच्छा है ना कि 10 लाख की आप पॉलिसी लोगे, 4-5 साल बाद तो इन्फ्लेशन की वजह से 10 लाख कुछ नहीं होगा, तो वो सेफ है कि 10 लाख से ऊपर का क्लेम नहीं आएगा। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम कवर्ड फॉर 3 CR, मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस 3 करोड़ का है, ठीक है। अब मेरा रिस्क ज्यादा है, कल दिन को अगर वो क्लेम आएगा अगर 3 करोड़ तक की लिमिट तक का, तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कंपनी हमारे जो साइकोलॉजी है ना डिसीजंस की, उनको इस तरीके से ब्रेक करती है।
ठीक है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेम होती है, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती है जिसमें सारी डिजीजेस कवर नहीं होती, ऐसा भी होता है? देखिए, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड गाइडलाइन की जब हम बात करते हैं तो वेटिंग पीरियड्स और परमानेंट एक्सक्लूजन ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, कुछ कंपनी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो थोड़ा सा काम कैसे करती है हेल्थ इंश्योरेंस, मैं आपको ये बताता हूँ। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं और वो पॉलिसी इशू हो जाती है विद जेन्युइन टर्म्स, तो पहले दिन से एक्सीडेंट रिलेटेड जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन चैलेंजेस है वो कवर्ड होते हैं। 24 घंटे की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए वैलिड। आज ये भी बड़ा ट्रैप है हॉस्पिटल, क्योंकि तो बिजनेस वाले हैं, वो क्या कहते हैं, आपके पास इंश्योरेंस, आप लेट जाओ, आपको जरूरत तो नहीं है 24 घंटे एडमिट होने की, आपके ना इतने सारे टेस्ट हो गए तो वो पूरा हो जाएगा। बट वो क्लेम्स नहीं मिलते क्योंकि वहां पे वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बनी। सो पहली चीज, वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम ही पे होता है, ठीक है। सो 24 घंटे की अगर ऐसी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है ड्यू टू एक्सीडेंट तो वो कवर्ड है। उसके अलावा कुछ डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, साइंस इतनी एडवांस है, जहाँ पर ट्रीटमेंट आज से 10 साल पहले 3 दिन में होता था। फॉर एग्जांपल मोतिया का ऑपरेशन, ठीक है, स्टोन का ऑपरेशन, वो आज 2 घंटे 1 घंटे में हो जाता है, ठीक है। सो वो प्रोसीजर्स भी कवर होते हैं। 30 डेज के बाद नई बीमारियां कवर होना शुरू होती हैं। नई बीमारियों का मतलब है जो पैदा होने से लेकर अभी तक आपको नहीं थी ना आपको पता था, ठीक है। उसके अलावा जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो पहले कभी थी, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपने बताया है तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। किसी में 4 साल बाद कवर होती है, किसी में 3 साल बाद कवर होती है, किसी में 2 साल बाद कवर होती है, तो वो कवर्ड होंगी। अगर नहीं बताया तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वो पॉलिसी कैंसिल होने वाली है। ट्रांसपेरेंट रहना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। फिर आता है 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड, उनको कहते हैं स्लो ग्रोइंग इलनेस। ऐसी इलनेसेस जो एकदम से डेवलप नहीं होती, यहाँ पे कंपनी को सिक्योर किया जा रहा है ताकि कंपनी के साथ लोग फ्रॉड ना करें, ठीक है। ऐसी इलनेसेस जिनमें ग्रोथ होने में टाइम लगता है, कि ऐसे स्टेजेस पे वो पहुंचे जहाँ पे वाकई उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल नी रिप्लेसमेंट, आज पेन हुआ आज ही तो नहीं रिप्लेस होगा, धीरे 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 एक स्टेजेस आएंगे, ठीक है। हर्निया, पाइल्स, ENT, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, टॉन्सिल, साइनसेस, थायराइड आफ्टर 2 इयर्स कवर्ड होता है। लेडीज की जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम होती है, यूट्रस रिमूवल, सिस्ट, ये आफ्टर 2 इयर्स कवर होता है। मेल्स की यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं वो भी 2 साल बाद कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट, वो कब होता है जब एज बढ़ती है, ठीक है, तो वो 2 साल बाद कवर होती है। जो लोग पूरा दिन खड़े रहते हैं उनकी पाँव की नसें स्वेल करना शुरू करती हैं, ब्लू हो जाती हैं, इट्स कॉल्ड वेरिकोवास्कुलर डिजीज, ये भी 2 साल बाद कवर होती है। फिर आता है कि बाय बर्थ ही हमारे अंदर इंटरनल कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ये वाला पॉइंट आपको चेक करना है कि वो कहीं कंपनी के परमानेंट एक्सक्लूजन में तो नहीं है। जब आप ले रहे हैं तो इंटरनल कंजाइनेंटल डिजीज ये जरूर देखना है कि वो 2 साल के बाद कवर होना चाहिए। ये 148 तरह के डिफरेंट ऑर्गन डिफेक्ट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं इसको, जमांदड़ू बीमारी कहते हैं, बाय बर्थ ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि दिल में छेद है, जैसे जैसे एज बढ़ी तो हार्ट का साइज बढ़ा तो होल भी बढ़ा, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो पता चला। कुछ लोगों को 50 साल की उम्र में पता चलता है कि बाय बर्थ सिंगल किडनी है। कुछ लोगों के दोनों किडनी है बट एक साइड पे है। हार्ट की आर्टरीज पूरी तरह डेवलप नहीं है, आईज के पिपल ये पूरी तरह डेवलप नहीं, तो ऐसे 148 डिफरेंट ऑर्गन डिफेक्ट होते हैं, ये 2 साल बाद कवर होते हैं। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट 2 साल बाद कवर होता है, ठीक है। तो ये वेटिंग पीरियड्स हैं। फिर आता है परमानेंटली एक्सक्लूजन, ऐसी कौन सी बीमारियां जो कभी भी कवर नहीं होती। तो सबसे पहला आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, क्लोज टू हिमाचल, हरियाणा, ठीक है। सो एल्कोहल इज अ हैबिट, ठीक है, काफी लेवल तक है। सो बहुत से लोगों का ये मिथ है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है और वो कवर्ड है। इट्स अ परमानेंट एक्सक्लूजन। आप एल्कोहल यूज करते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, उसकी वजह से फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी पे, तो उससे रिलेटेड क्लेम पे नहीं होता, नहीं मिलता। ओके, बताना जरूरी है। अगर आप नहीं बताते तो आपका डेंगू का क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे एटमोस्ट गुड फेथ वाला लॉ ब्रेक कर रहे हैं आप। तो बताना जरूरी है, बट आपको ये भी समझना है कि ये चीजें कवर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम ये चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। बट फिर लोग ये सोचेंगे कि अगर बताना जरूरी है और ये चीजें कवर नहीं हो रही तो हम क्यों बताएं? क्योंकि इसलिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल क्लेम्स भी हैं वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एटमोस्ट गुड फेथ वाला इशू आ गया, ठीक है। तो बताना जरूरी है।
दूसरा, ये क्यों कवर नहीं होता? इसलिए कवर नहीं होता क्योंकि ये चीजें अगेंस्ट हेल्थ है, इनको हम प्रमोट नहीं कर सकते ऐसे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कि मैं आपको बोलूं कि आपने इंश्योरेंस लिया, आप दबा के पियो, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे मिससोल्ड ये भी करते हैं कि नहीं 60 ml अगर आप करते हो तो कवर्ड है। नो, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि कुछ लोगों को 30 ml भी बॉडी को इम्पैक्ट कर देता है, किसी को 2 बॉटल्स भी नहीं करते, ठीक है। ये तो बॉडी की टेंडेंसी पे है। जहां पे उस चीज ने जिसकी बॉडी पे इम्पैक्ट किया वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। सेकंड, एडवेंचर स्पोर्ट्स। हम लोग यंग जनरेशन, हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, ऐसी कोई भी चीज करते हैं, तो उसमें अगर कोई इंजरी होती है तो दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। सो ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, मतलब जिनके पास 10 साल से भी हेल्थ इंश्योरेंस, उसको नहीं पता है। रीजन, कस्टमर ये पूछता क्या मिलेगा और बेचने वाला भी ये बताता क्या क्या मिलेगा, हम लोग ये बताते क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पता होना चाहिए चीजें नहीं है। बट अगर हम ये इंश्योरेंस कंपनी को बताए ही ना कि कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते हो, ये इंजरी हुई है, व्हाटएवर, सो मैम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ठीक है। आप ये सोचें कि आज ना चीजें बहुत ही डिफरेंट है, डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आप ये अगर इस मिथ में चल रहे हैं तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता, आपको ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। बेटर है आप जब भी ये चीजें करें तो अपने रिस्क पे, जो कराता है वही नहीं आपकी गारंटी लेता, वो आपसे लिखवा के लेते हैं, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए है। वॉर हो गया, बहुत से लोग आपने देखा कि प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, वहां पे कोई इशू हो गया, नॉट कवर्ड। तो आपको ध्यान रखना है। सेल्फ इंजरी, खुद को ही मार लिया या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, नॉट कवर्ड। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नॉट कवर्ड। मेंटल हेल्थ कुछ लेवल तक अब कवर होना शुरू हुआ है, अदरवाइज इट वाज अ परमानेंट एक्सक्लूजन। तो ऐसे बहुत से एक्सक्लूजन है जो आपको समझना है। अब लोगों का ये डाउट होगा फिर कवर क्या है, ठीक है। तो ये 15-20 चीजें हैं, बट लाखों बीमारियां अगर आप सर्च करोगे, अगर आप हार्ट की एक बीमारी को सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको 100 से 200 बीमारियां निकल आएंगी। कैंसर आपको मल्टीपल टाइप्स के दिखेंगे, किडनी प्रॉब्लम्स आपको मल्टीपल टाइम की दिखी, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मल्टीपल, तो लाखों बीमारियां हैं, तो वो दैट इज कवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि सब कवर्ड नहीं है, वो चीजें सिर्फ एक्सक्लूडेड हैं जो लॉजिकली कवर्ड नहीं होनी चाहिए, जिनको हम एनकरेज नहीं कर सकते। कॉस्मेटिक चेंजेस, हेयर ट्रांसप्लांट, नॉट कवर्ड। ये भी क्वेश्चन था कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी आती है? नहीं, कॉस्मेटिक कवर्ड नहीं होता। क्या है, इंश्योरेंस एडवांटेज लेने के लिए नहीं है, इंश्योरेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, उन चीजों के लिए है जहां पर आप जबरदस्ती नहीं करें। अब डेंटल क्या है, आपकी नेग्लिजेंसी है। अगर मैं अपनी डेंटल हेल्थ मेंटेन नहीं करूँ तो नेग्लिजेंसी है ना, वो नेग्लिजेंसी इंश्योरेंस कभी पे नहीं करता। बट अगर एक्सीडेंट हो गया, दांत टूट गया, इम्प्लांट हो, दैट इज कवर्ड फ्रॉम द डे वन। फेस खराब हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, कॉस्मेटिक कवर्ड है, बट मैं खुद से चेंजेस कराना चाह रहा हूँ, नॉट कवर्ड। हेयर ट्रांसप्लांट, नॉट कवर्ड। एक पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज और रिन्यूअल एज कितना होता है? वंडरफुल। मिनिमम एज 3 मंथ्स है और मैक्सिमम एज की अब कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है, कोई लिमिट क्योंकि समटाइम्स मेरे को लगता है कि पॉलिसीज कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मा की हुई थी, वो 65 के जब हो गए थे तो उन्होंने बोला कि अब आप ये सेम जो पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि 65 से अबव एज हो गई है आपकी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल तो सभी के लिए है। ओके। एंट्री एज में प्रॉब्लम था पहले। एंट्री मान लीजिए कोई 66 का है तो 90% कंपनी में एंट्री नहीं मिलती थी, तो फ्यू ऑप्शंस थे, ठीक है। आज IRD ने वो भी सारी चीजें ओपन कर दी, एनी एज बट मेडिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? तो मान लीजिए बाईपास सर्जरी किसी की हुई है या किसी को स्टंटिंग हुआ है, तो वहां पे डाउट रहता है कि मुझे अब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। देयर आर फ्यू कंपनी जो उनको भी पॉलिसी देती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने किडनी डोनेट करी है, ठीक है, मेरी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, डोनेट हुई है, तो उस केस में भी मिल जाती है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। सो ऐसे बहुत से मिथ हैं लोगों के कि यार मैं हाइड कर लूँ तो ठीक रहेगा। इवन आज ऐसे भी ऑप्शंस हैं, लाइक डायबिटीज है, अस्थमा है, किसी को थायराइड है, या किसी को हाइपरटेंशन का इशू है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, अगर वो बताते हैं और वो चाहते हैं 30 डेज बाद कवर हो जाएं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज बताने में ज्यादा बेनिफिट जितना आपका है उतना छुपाने में हो ही नहीं सकता आपका, वो आपका नुकसान ही नुकसान है।
बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मुझे जो चश्मा उतरवाने की सर्जरी, जिसको लेसिक सर्जरी भी कहते हैं, कि क्या वो वाली सर्जरी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है? देखिए क्या है, फिर ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड आ गया, ठीक है, कि आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड। जहां पे आपको मेडिकली रिक्वायर्ड हैं चीजें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कवर्ड होती है। ओके, तो वो अगर मेडिकली प्रूव है कि प्रॉब्लम है तो है। I don't know, maybe this question like will be sound so funny, but I'll ask, कोई बात नहीं। Please. अगर एक पर्सन ज्यादा हेल्दी और ज्यादा मोटा, कह लो मोटा है, और इन कंपैरिजन टू वो पर्सन जो पतला है, सो क्या जो इंसान मोटा है उसको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा? डेफिनेटली, क्योंकि Okay. लोडिंग, क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है, Okay. ये मेडिकली सबसे जरूरी चीज आती है, ठीक है। सो अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है, BMI 35 से ऊपर है, तो पॉलिसी नहीं मिलेगा, ठीक है। Okay. अभी मतलब मैं नाम कोट नहीं कर सकता, हमें किसी ने अप्रोच करा ऑनलाइन के थ्रू, और कि हमें आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, तो वी डू कंसल्टेंसी, ठीक है। तो हम ऑडिट कराना चाहते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का। उनकी किसी कंपनी से 5 साल से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, 50 लाख ईच। अब वो 2 ब्रदर्स हैं और उनका यूट्यूब में 20 मिलियन से ऊपर के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा है उनका, और दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर फील्ड, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। उनके फादर ने हमें अप्रोच किया। अब जब पॉलिसीज डिस्कस हुई, मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, हम एक एक डिटेल लेते हैं। जब पता चला कि उनका वेट, एक का वेट है 148 kg, सेकंड का है 139, मैम का भी ओवरवेट है हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी BMI थी 41, सर की सबसे फिट सर थे, बट उनको पेसमेकर डला हुआ था, तो कोई भी एलिजिबल ही नहीं था, बट उनसे हर साल 2-2.5 लाख रुपए प्रीमियम लिया जा रहा है। तो हमने कहा कि सर जब तक मेडिकली फिट नहीं होते तो तब तक हम नहीं कर सकते। बट देखो, उनको और एडवाइजर आके कोई और कंपनी का 3-3 करोड़ का सम इंश्योर्ड अप्रोच कर रहा है। देन ही केम बैक टू मी, क्या करना चाहिए धीरज जी? मैंने कहा सर नहीं, यू हैव टू वेट, यू आर नॉट एलिजिबल, वी ट्राइड। हम लोग प्री कंसल्टेंसी भी करते हैं कंपनी से, प्री अंडरराइटिंग करवाते हैं, नहीं हुआ उनका एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट होता तो BMI में लोडिंग लगती, तो अच्छी बात है। तो ज्यादा बेटर है, जितने हेल्दी हैं ना, मैंने शुरू में कहा, तो आप सही स्टेज पे बैठे हैं, ले लीजिए। हाँ, Yes, उस तो टाइम today is का the वेट right मत time करिए कि जब कोई, आप बीमार हो। करेक्ट। फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए या इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी? ठीक है, अब फैमिली फ्लोटर को लोग अमूमन क्या समझते हैं कि बेटर है, क्योंकि इजी टू मेंटेन है, एक ही पॉलिसी है। थोड़ा लोगों को ये लगता है कि सस्ता पड़ रहा है, फिर इंश्योरेंस के लिए सस्ता है, हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख का आपने सम इंश्योर लिया, वो 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल लूं या मल्टी इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर लूं, सबका 50-50 लाख रुपए या 1-1 करोड़ रुपए मैंने लिया, तो उसमें मेरी 20% के आसपास कॉस्ट बढ़ जाएगी या 40% बढ़ जाएगी। बट वो 40% मेरे को 3 टाइम भी तो कवर बढ़ा रहा है, सबका अपना अपना है। तो अल्टीमेटली फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट, आपका विजन कितना क्लियर है। व्हेन यू आर बाइंग अ इंश्योरेंस, आपका पर्पस और विजन सबसे पहली चीज है जो क्लियर होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म बाय कर रहे हैं तो आप गलती करेंगे 100%, तो आप छोटा सा मन छोड़ लेंगे, शायद आप फैमिली फ्लोटर की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आपको लगेगा आज मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ, वो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बचा रहे आप, लॉन्ग टर्म पे बड़े प्रॉब्लमेटिक है। आई विल गिव यू एग्जांपल, मैं एक अच्छा सा कंपनी का आपको एग्जांपल देता हूँ, जो टॉप एंड 3 कंपनीज हैं, उनमें से मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ कि 36 to 45 ये एज ग्रुप मेजरली, 2 adult 2 children, ठीक है। चंडीगढ़ सिटी का ले लेते हैं प्रीमियम, ठीक है। अगर वो 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो उनको 36,000 प्रीमियम पे करना है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अगर 1 करोड़ की लेते हैं तो उनको 61-65 के आसपास पे करना है, ठीक है। अब प्रीमियम एज स्लैब चेंज होंगे तो बढ़ेगा, तो ओवर द पीरियड 10 लाख वाली पॉलिसी में अगले 20 साल में जो उसने प्रीमियम पे किया वो होगा 8.5 लाख, और 1 करोड़ में कितना पे किया होगा उसने? एनी आइडिया? नहीं। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर इसका 8 लाख है तो 10 गुना, मतलब 80 लाख, ठीक है, डबल ट्रिपल होगा, कि 10 गुना होगा, ठीक है। बट नहीं, वो 16 लाख प्रीमियम है। सो बाय पेइंग ओनली 8 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 20 ईयर एडिशनली, आपके पास सोचिए कवर कितना बड़ा है और सिक्योर है आप, प्लस नो क्लेम बोनस। सो आप 1 करोड़ 80 लाख अपना ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं, सो 8 लाख बचा के आपको वो नुकसान है।
ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस में सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर हुआ करता था और बाकी के जो खर्चे होते थे डे केयर या और भी बहुत Yes. सारे खर्चे वो उसमें कवर नहीं होते थे, बट आजकल जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत चेंज हो गया है। सो ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस और मॉडर्न हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस आया है? देखिए डायनामिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, बट कुछ चीज़ें ओवर ज़्यादा हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स बनाए जा रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है, क्योंकि हर कोई कंपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है। फीचर्स मैंने आपको शुरू में कहा, ठीक है। मेरा मानना है कि टर्म एंड कंडीशन सॉलिड्स होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी को फोकस एरिया जो करना चाहिए वो ये है कि मैं टीएनसीज पे जो चीज़ें नहीं कवर कर पा रही हूँ उनको मैं किस तरीके से कवरेज पे लेकर आऊँ, वो फोकस एरिया होना चाहिए। अगर कोई लिमिटेशंस हैं उनको हटाना चाहिए, जो हटाया भी है। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में बहुत सी लिमिटेशंस होती थी। मान लीजिए कि आपने टायर 3 सिटी में पॉलिसी परचेज की, टायर 1 सिटी में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो कोपेमेंट लगती थी आपके, आज वो नहीं लगती। वो अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है, वो अप्रिशिएबल है। बट ये जो चीज़ें कुछ हैं कि आपको ऑटो रिस्टोरेशन, बूस्टर बेनिफिट, जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की हैं क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग को वो नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हुई हैं। सो मेरा मानना है इंश्योरेंस को आपको प्लेन प्योर इंश्योरेंस रखना है विद राइट सम इंश्योर्ड विद टीएनसी, कीपिंग इन माइंड टीएनसी की मेरे को सबसे अच्छी टीएनसी कहां पर है, कौन सी वो कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल है। बेचने वालों का काम क्या है, सर आज ये ले लो, अगले साल ये ले लो, अगला फिर आपको कोई आएगा वो फिर फीचर के लिए आपको इधर घुमा देगा, आप तो घूमते रह जाओगे। एंड डे विल कम आप इतनी बड़ी गलती कर लेंगे, आपको मेडिकली फिटमेंट नहीं रहेगी और इन फीचर के लालच में आप एक गलत कंपनी में होंगे। सो आज आपके पास टाइम है, टुडे यू हैव टू टेक वन टाइम डिसीजन फॉर योर लॉन्ग टर्म, गो विद द राइट कंपनी। सो इसीलिए इंश्योरेंस कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लें, माय डियर इंश्योरेंस इज अ साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एक एक्चुअली जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है इंश्योरेंस के, कहते हैं कि 100 सीए के दिमाग जब मिला के तो एक एक्चुअली बनता है। हाईएस्ट पेड जॉब होती है एक्चुअली की। सो इंश्योरेंस कहाँ से सिंपल हो गया, आज सबसे बड़ी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि 80% लोग तो वो काम कर रहे हैं इंश्योरेंस में जिनका ये सेकेंडरी काम है, वो कुछ और काम कर रहे हैं और सेकेंडरी है। आज बैंक्स देख लीजिए आप, ठीक है, बहुत से ऐसे एडवाइजर्स मिलेंगे जिनका प्राइमरी काम नहीं है, तो प्राइमरी वाले से पहली चीज तो लेनी है जिसका प्योर फोकस है, ठीक है, जो उसकी नॉलेज। दूसरा वे आउट किया उसकी जजमेंट लेने का कि वो सही है नहीं, तो इंटेंशन चेक करने हैं। फर्स्ट स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज नॉट कवर्ड, बजाय ये पूछना कि क्या मिलेगा, ये पूछो क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, किस किस कंडीशन पे नहीं मिलेगा, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है, तो ये चीज पूछना शुरू करो। और वो इंटरमीडिएटरी आपको अपने बीच में रखना है जो आपके लिए रीचेबल भी हो, दूसरा एथिकल हो, वो इंटरेस्टेड हो। आज आपकी या तो पॉलिसी हो ही ना, अगर हो तो कल फिर प्रॉब्लम ना आए, बजाय की पॉलिसी कर दो कल प्रॉब्लम आ जाए। हाँ। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करने वाली है। वेटिंग पीरियड कॉज क्या होता है? तो वेटिंग पीरियड क्लॉज क्या होता है, क्योंकि इंश्योरेंस में हर एक चीज डे वन से कवर इसलिए नहीं की जाती, लोग इंडिया में तभी इंश्योरेंस लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इस तरीके से कंपनियों का दिवाला निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा इंश्योरेंस फॉर हेल्दी पीपल, ठीक है, कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फ्यूचर में अगर आपको कुछ होता है तो कंपनीज आपके काम आती है। यस, मतलब मैंने अभी तक 15,000 से ज्यादा क्लेम सेटल कराए हैं और प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि जेन्युइन थे। बट मैंने आपको पिछले साल का फिगर बताया, लास्ट ईयर का 26,000 करोड़ के क्लेम रिजेक्ट हुए। वो कंपनीज ने क्यों करे? ऐसी कंपनी उठा के क्लेम रिजेक्ट नहीं करती, उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है डिक्लेरेशन, हमने डिक्लेयर ही नहीं की चीजें। दूसरा, हमें पता ही नहीं था कि मेरी पॉलिसी में ये चीज कवर ही नहीं है, वेटिंग पीरियड है, अभी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो कुछ बीमारियां जो मैंने आपको शुरू में बताया इंश्योरेंस कैसे काम करती है, 2 साल का वेटिंग पीरियड, 30 डेज का वेटिंग पीरियड, तो ये चीजें हैं जो वेटिंग पीरियड कहलाती है, जिसपे सर्टेन कुछ कैप लगा हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट अच्छी चीज क्या है, आज के टाइम पे मेजरली पॉलिसीज में ये कैपिंग नहीं है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड रूम एटलीस्ट कवर्ड है, और या तो कुछ कंपनीज पे एनी रूम है। बट मैं यहाँ पे हमेशा एक चीज कहता हूँ, अगर आपका सम इंश्योर्ड कम है और वैसे भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, लग्जरी के लिए नहीं जा रहे हैं, सो रूम रेंट आपको ऐसा लेना है जिससे आपके सम इंश्योर्ड पे इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि
आपको आज लग रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने तो पे करना पे करना है। ठीक है, बट जो ओवर एक्सीड हो जाएगा फिर तो आपको पे करना आपको ना, पे करना पड़ेगा। क्योंकि जितना महंगा रूम रेंट उतनी महंगी डॉक्टर फीस, कंसल्टेशन, नर्सिंग चार्जेस, अदर चार्जेस, जो प्रोपोर्शनल चार्जेस बढ़ जाते हैं, 40% का इम्पैक्ट आता है आपकी बिलिंग में। सो रूम रेंट देखना है कि कैपिंग ना हो, ऐसी कैपिंग ना हो कि 5000 का रूम है, 2000 का रूम है। सस्ती पॉलिसीज जो है महंगी पड़ती हैं, बट एटलीस्ट एनी रूम कैटेगरी या सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम रेंट होना चाहिए जो आपका पर डे का रेंट का खर्चा है। मतलब दे आर वर्किंग लाइक होटल्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे आप चेक इन चेकआउट है वही सिस्टम है। यस। अभी आपने एक वर्ड यूज किया कैपिंग, और मुझे लगता है ये हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड है कैपिंग। सो आई वांट कि कैपिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस क्या होता है, कि आप थोड़ा ज्यादा मतलब इसके बारे में मैं डिटेल बड़ा बताओ। बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ। कैटरेक्ट है, ठीक है, जो कि एक एज पे आके सभी के साथ होता है मेजरली, ठीक है, जिसको हम मोतिया कहते हैं, सफेद मोतिया, काला मोतिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैपिंग होती है कि इसके लिए आप पर्टिकुलरली इतना ही अमाउंट हम आपको पे करेंगे, क्योंकि वो क्या है, लग्जरियस की तरफ ना चले जाए क्लाइंट, कि मुझे जो चीज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कि 50,000 रुपए में जो लेंस लग सकता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अच्छे स्टैंडर्ड पे, बट कस्टमर कह रहा है मुझे तो 10 लाख वाला लेंस लगाना है, इसके लिए इंश्योरेंस नहीं है। तो इसीलिए उन पॉइंट ऑफ व्यू में कैपिंग रखी गई है। आज कुछ पॉलिसीज हैं जो कैपिंग को सपोर्ट नहीं करती, तो कुछ ऐसी भी कंपनी है जहाँ पे कैपिंग नहीं है, वो ये कहते हैं कि हाई स्टैंडर्ड जो अच्छी क्वालिटी है वो तक हम पे करेंगे। कई जगह मोनोफोकल लेंसेज पे होते हैं, कई जगह मल्टीफोकल भी पे हो जाता है। तो ये कैपिंग वाला देखना है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कैपिंग ना हो। कई बार वो डिजीज वाइज भी कैपिंग होती है। जहां आपकी पॉलिसी सस्ती है वहां पक्का कैपिंग होगी, वो आपको महंगी पड़ने वाली है। कई जगह होता है कि मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 1 लाख तक कवर है। कई बार हम बैंक के थ्रू पॉलिसीज ले लेते हैं या कोई ऐसी पॉलिसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले ली, तो वो कैपिंग आपको जरूर देखनी है कि वो पॉलिसीज डिजीज वाइज कैपिंग में ना हो। कैटरेक्ट ठीक है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बहुत होता है कैप, ठीक है, सो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स में कैपिंग है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी की कोई ऑलरेडी पॉलिसी चल रही होती है और अगर उसको वो पॉलिसी पोर्ट करवानी होती है, तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं? पोर्टेबिलिटी क्या है कि पहली चीज तो बहुत ज्यादा हो रही है मार्केट में, ये ट्रैप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कस्टमर को ये चीज समझनी है कि पोर्टेबिलिटी कराने का पर्पस क्या है। अगर तो वो करेक्शन है, करेक्शन मतलब कि पुरानी पॉलिसी में आपकी दिक्कत है, लिमिटेशंस हैं, जैसे मैंने बताया सब लिमिट्स हैं पॉलिसी के अंदर, है ना, या आपकी मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं है, कोई इश्यूज हैं, है ना, या आपका इंटरमीडिएटरी या कंपनी प्रॉब्लमेटिक है, तो ही पोर्टेबिलिटी रिकमेंडेड है, अदरवाइज पोर्टेबिलिटी नहीं करानी है। लोगों ने तो बेचना है, ठीक है, इजी कस्टमर होता है पोर्टेबिलिटी वाला, ठीक है, उसको कुछ नहीं समझाना, फीचर बताने, प्रीमियम बताना, पॉलिसी कर देनी है, ठीक है। सो अगर आप फीचर के बिहाफ में जा रहे हो, ठीक है, या प्राइसिंग के या डिस्काउंट के चक्कर में जा रहे हो, तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर आप जब भी पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं तो पहली चीज ये श्योर करें कि आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है वो पूरी डिक्लेयर करनी है। वो जो लास्ट टेन्योर आपके पॉलिसी के अंदर रहे उसमें भी कोई अगर नई हिस्ट्री बनी है वो भी, और पैदा होने से लेकर अभी तक हर एक चीज डिस्क्लोज करें, ताकि पोर्टेबिलिटी में होता क्या है, डे वन रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी को, अगली कंपनी को, वो वेटिंग पीरियड नहीं लगा सकती। सो वहां पे आपको चैलेंज आ सकता है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपकी पोर्टेबिलिटी 10 लाख रुपए की आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में पॉलिसी थी, अब आप चाह रहे हैं 1 करोड़ में जाना है। अब कंपनी ने जेन्युइनली टर्म पे एक्सेप्ट कर ली, तो ऐसा नहीं है कि आप डे वन से 1 करोड़ के लिए कवर हो। तो आपका बेसिक पॉलिसी प्लस नो क्लेम बोनस आपका डे वन कवरेज है। बाकी बढ़े हुए सम इंश्योर्ड में आपका वेटिंग पीरियड आएगा। डे वन से एक्सीडेंट कवर होगा, तो डे वन से तो 1 करोड़ एप्लीकेबल है। पीरियड कितना रहता है? जैसे वही सेम एक्सीडेंट डे वन से पूरा 1 करोड़ तक कवर होगा। 30 डेज बाद वो पूरा एप्लीकेबल होगा नई डिजीज पे, ठीक है। 2 साल का वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पे पूरा एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर रखनी है। ओके, कैशलेस क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? कैशलेस ही तो इसकी ब्यूटी है हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है, कि आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, और मैं हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ा सिंपल समझता हूँ कि ये ना रिप्लेसमेंट है आपके बड़े भाई की, ठीक है, जो आपके बुरे समय में एग्जांपल है ना, बुरे समय में आपको अपना कार्ड देता है कि यार टेंशन क्यों ले रहा है, शो करो और पे करके निकल जाओ, ठीक है। सो ये कैशलेस वही फैसिलिटी है कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर आप जेन्युइन हैं, कैशलेस इज अ फैसिलिटी उन लोगों के लिए जो जेन्युइन है। अगर क्लेम डाउटफुल है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है,
वो फैसिलिटी रिजेक्ट हुई है, कंपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है आपके, तो रिम्बर्समेंट में आपको बुलाएगी। तो रिम्बर्समेंट मतलब कि आप अपनी पॉकेट से पे करोगे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। इट्स यहाँ आता है इंटरमीडिएटरी का रोल, इवन कैशलेस में भी इंटरमीडिएटरी का रोल आता है। कल की बात बताता हूँ, एक क्लाइंट थे यमुनानगर के, उनके बच्चे को एडमिशन हुआ और हर्निया के लिए वो ऑपरेट कराने गए, 4th ईयर के आसपास पॉलिसी थी, तो वेटिंग पीरियड में कवर थी क्योंकि हर्निया 2 साल बाद कवर होता है, बट गॉल ब्लैडर भी निकल आया। अब कंपनी को लगा कि मेरे पास पोर्टेबिलिटी के थ्रू आए हैं, तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, तो एजेंट ने हाथ खड़े कर दिए, वो क्लेम में सपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, हमें पता चला, हमने वो इन्वेस्टिगेशन टीम को डाल दिया उस एक्स कंपनी की, और 4 आवर्स के बाद वो चीज़ें क्लियर आउट हुई कि वो फर्स्ट टाइम पता चला है और वो क्लेम अप्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी का रोल आता है कि वो कैशलेस भी अरेंज कराने में कितना सक्षम है। ये जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, डिस्काउंट के ट्रैप में आ रहे हैं, इनको वो प्रॉब्लम उस टाइम आनी है, क्योंकि आपके अच्छे डिसीजन है या बुरे, आपको तब पता चलेगा आपका जब सबसे बुरा समय होगा। अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम को वेलकम कर रहे हैं। तो इसीलिए कैशलेस स्मूथ हो, प्रोफेशनल के थ्रू होगा। कैशलेस बहुत अच्छी फैसिलिटी है और ये हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, होपिंग कि फ्यूचर में शायद गवर्नमेंट में भी ये आए। आज कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने अपने ही डेस्क लगा दिए हैं हॉस्पिटल में कि आपको कैशलेस और इजीली मिल सके, आपको कोई ट्रबल ना हो। डिस्चार्ज का टाइम आता है जब, तो फाइनल सेटलमेंट में बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है। तो इंश्योरेंस बहुत टेक्निकल चीज है, यस। तो कैशलेस इज द ब्यूटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ इंश्योरेंस कंपनी बोलती हैं कि हमारा टाई अप 300 हॉस्पिटल्स के साथ है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हमारा टाई अप 500 हॉस्पिटल्स के साथ है। तो कैसे पता लगे कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए बेस्ट है? हमेशा मैंने कहा आपको काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए क्या है, हर चीज का एक एक्सपर्ट है और इंश्योरेंस बहुत टेक्निकल चीज है। ठीक है, अगर आपको लॉयर आपके पास अच्छा हो तो आप स्ट्रांग है, डॉक्टर है, एथिकल डॉक्टर है आपके पास है तो आप स्ट्रांग है। ठीक है, आपका फ्यूचर स्ट्रांग है, सिक्योर है। वैसे इंश्योरेंस अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में वो चला आ रहा है, अगर आप फॉरेन को देखें, कनाडा, यूएस को प्रेफर करें, तो वहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं, वो कंसल्टेंसी लेते हैं डॉलर्स में। ठीक है, हम भी कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, बड़ा मिनिमम सा, जस्ट इट्स अ बिगनिंग। ठीक है, सो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं ना, वो आपके लिए सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे। वो नहीं कि जिनका सेकेंडरी काम है, जो सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई करने के लिए, पर्क्स के लिए, इंसेंटिव के लिए काम कर रहा है या एडिशनल इनकम के लिए काम कर रहा है। आपको पता है इंश्योरेंस में बहुत टाइम से एक प्रैक्टिस हो रही है कि जो पावर को होल्ड करता है उनकी फैमिली मेंबर को दे दी जाए लाइसेंस, तो इजीली बिकेंगी। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिस है या किसी को भी ऐसे वो फोकस करते हैं कि जहां से निकल रहा है। अब उनको सिर्फ ये बताया जाता है आपको इतना मिलेगा, आप इतने का बिजनेस कर दो। अरे अल्टीमेटली देयर इज अ ह्यूज सेंटिमेंटल्स व्हिच इज अटैच्ड, है ना। मेहनत का पैसा है किसी का जो बहुत लंबे समय से उसने जोड़ा है और उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैजुअल एटीट्यूड वाले लोग मुझे नहीं लगता कि आर द रियल सोर्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ लोग जो वर्किंग है और हेल्थ इंश्योरेंस ये सोच कर नहीं लेते कि हमें तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है ना, और मुझे लगता है उनके कॉर्पोरेट जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें वो सब कवर नहीं होता जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। तो उनको ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस भी बुरा होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे लगता है ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए कॉर्पोरेट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट क्या है कि इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपका ना, गाड़ी में कितने टायर्स होते हैं? 4 5, ये 5th टायर है, स्टेपनी, ये स्टेपनी है। ठीक है, जो 4 टायर्स हैं वो आपके सॉलिड होने चाहिए, आपकी गाड़ी जिंदगी की बेसिक टायर पे चल रही है। ठीक है, अब लोगों की क्या मेंटालिटी है कि मेरे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो अभी क्या ज़रूरत है, बिकॉज आज आप हेल्दी हैं तो आपको लेना है, इसलिए ज़रूरत है, फॉर योर फ्यूचर नॉट फॉर टुडे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, कुछ लोगों का ये मिथ है मैं एक सस्ता सा टॉपअप ले लेता हूँ जो मुझे 4000 रुपये में 1 करोड़ का, वही बात आ गई, सस्ता मतलब। ठीक है, वो ट्रैप किस, मैं टॉपअप ले लेता हूँ और वो मेरे को छोटे पैसे में कवर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये वैसा ही है कि आप गाड़ी खरीदने गए शोरूम में, आपने कहा मैं ना 2 लाख रुपए बचाना चाहता हूँ, मेरे 4 टायर हटा दो, मैं तो मनी माजरा से सेकंड हैंड टायर लगवाऊंगी। ठीक है, अब
और स्टपनी मैं मिशलिन की रखूंगी, ठीक है। अब जब गाड़ी हाईवे पे दौड़ेगी तो वो तो ब्लास्ट होना ही होना है, तो मिशलिन तो काम आना ही नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए प्लीज बी सीरियस। इंश्योरेंस अगर इतना ही सस्ता, इतना ही आसान होता तो कंपनीज इतनी बेवकूफ नहीं है जो 4,000 रुपए में आपको 1 करोड़ 2 करोड़ दे देगी, ठीक है। दीज आर द ओनली टैक्टिक्स टू गेन मोर मनी फ्रॉम योर पॉकेट। पता है कि अभी रिस्क नहीं आना, जब आएगा तो प्रोडक्ट मॉडिफाई कर लेंगे या विड्रॉ कर देंगे, तो प्राइस ऊपर जाएंगे बहुत, तो वही आपका डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हुआ। सो आज अच्छी बात है, अच्छी चीज क्या होती है ग्रुप इंश्योरेंस में, डे 1 कवर होता है, क्योंकि वो टेलर मेड पॉलिसी होती है, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। इमीडिएट कोई प्री एग्जिस्टिंग इशू आ गया या वहां आ गया, तो वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, ठीक है। जैसे कि बहुत से कई ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकली एलिजिबल ही नहीं होते हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो उनके लिए अल्टीमेट सोल्यूशन वही है, ओके, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ टुवर्ड्स योर फ्यूचर, तो आपको अपना पर्सनल तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर आपको अगर ये मिल रहा है तो वो ब्लेसिंग्स है। ओके, सो धीरज जी, दिस इज माय लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि हर एक के मन में ये सवाल चलता होगा कि ऐसे कौन से टॉप 3 कंपनीज हैं, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जहां से हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के रिप्लाई में, कि क्या है कि मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को अच्छा नहीं कहता, ठीक है। वी आर वर्किंग विद एवरी इंश्योरेंस कंपनी, ये आपकी फिटमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी मेडिकल एलिजिबिलिटी, मान लीजिए XYZ 3 अच्छी कंपनीज हैं, टॉप एंड कंपनीज हैं, अब आपकी वहां पे मेडिकल एलिजिबिलिटी सूट नहीं करती, मैं आज आपको वो 3 नाम दे देता हूँ, तो आपके इमोशनल अटैचमेंट होगी कि मुझे तो वही लेना है, पर प्रैक्टिकली आप नहीं ले सकते। इससे क्या होगा कि आपका डिसीजन मिसलीड होगा और आप शायद मिस सेलिंग का शिकार भी हो जाएंगे, कि आपको लगा मुझे तो वही कंपनी लेनी है, तो आप किसी और एडवाइजर के पास जाओगे, वो कहेगा आजा। पॉलिसी लेना तो बहुत आसान है, बट उसका क्लेम लेना सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहना बहुत गलत है कि ये 3 बेस्ट कंपनी है। यस, देयर आर फ्यू कंपनीज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो उनको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, जिस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नो कि आईसीआर नहीं देखना, इनकड क्लेम रेशियो का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर किसी कंपनी का आईसीआर 50 से 75 के बीच में, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी, मतलब वो मार्जिनली प्रॉफिट बना रही है, तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। आईसीआर कम होने का रीजन ये नहीं है कि उसने क्लेम कम दिया, कि इसका मतलब क्या होता है कि आपने 1,000 करोड़ का प्रीमियम लिया, उसके बदले कितने के प्रीमियम क्लेम दिया आपने, ठीक है। अब प्रीमियम बढ़ भी तो सकता है, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आईसीआर बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए आईसीआर नहीं है उसका रियल सोर्स, क्लेम सेटलमेंट है, ठीक है। सेकंड, तीसरा जो आपको देखना, सबसे कम कंप्लेंट्स इश्यूज कहां पर है, तो वो सारा काम हम करके देते हैं। तो ऐसे ही बहुत से प्रोफेशनल लोग आपके आसपास होंगे, आइडेंटिफाई देम, ठीक है, उनसे बात करें। और मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे जज करना है, क्या नहीं मिलेगा, जिसके पास ये नॉलेज है। दूसरा, जिसका इंटेंशन सही है, जो आपकी हर एक चीज को डिक्लेयर करना चाहता है ब्लैक एंड व्हाइट में। जो लोग ये गारंटी लेते हैं मैं बैठा हूं, मैं हैगा ना, वो सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक है। बॉस, उनको भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा माय डियर, कि आपने क्लेम नहीं देना, वो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। तो ऐसी गारंटी लेना बंद कर दीजिए, गारंटी वो लीजिए जो ब्लैक एंड व्हाइट रियल टाइम पे, क्योंकि फ्यूचर और ज्यादा डायनेमिक्स चेंज होने हैं। कहीं इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती थी इंश्योरेंस में, पर 3-4 सालों से इतनी इन्वेस्टिगेशन है रॉ डिपार्टमेंट से, तो आप मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं रहा है, ठीक है। सो प्लीज इंश्योर कस्टमर वाइजली, और कस्टमर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जेन्युइन टर्म्स पे ही लें, डिक्लेयर करें, अपने पैसे को सही डायरेक्शन दें, वेस्ट मत करें। थैंक यू सो मच धीरज जी, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आज इस टॉपिक पे बहुत कुछ नॉलेज गेन हुई होगी उनकी, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई है, और जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी आज भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। एंड आई एम श्योर कि हम दोबारा मिले और Definitely. बहुत सारी बातें करें, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ये इतनी छोटी सी कन्वर्सेशन में कवर नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच। My pleasure, ma'am. Our vision is to create transparency, to save millions of people from mis-selling. And I think एजुकेशन से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। वी डू नॉट बिलीव कि सेल्स इंपॉर्टेंट है, वी बिलीव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सो इंश्योरेंस इज वेरी वेरी टेक्निकल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, ठीक है, एंड ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने विजन को ट्रांसफॉर्म कर सकें, दैट इज आवर मेन फोकस एरिया।
एंड अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो धीरज जी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग 360। आप वहाँ पे जाके और बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं और जो टॉपिक्स आज कवर नहीं हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू।